हेलो स्टूडेंट्स। बेटा हम जो क्लास 12th की रिप्रोडक्शन यूनिट को पढ़ रहे हैं, इसमें बेटा हम आज एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं, जिसमें हम पहुंच चुके हैं थर्ड चैप्टर में, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके पहले बेटा हमने जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को ही प्लांट को कंप्लीटली उसको हमने पूरे के पूरे पोर्शन को कवर किया है। उससे रिलेटेड ढेर सारे एमसीक्यूज भी हमने आपको व्हाट्सएप किए हैं, वो आप उसको सॉल्व भी कर रहे हैं। अच्छा रिस्पॉन्स आप दे रहे हैं बेटा। अब ठीक उसके आगे बढ़ते हैं, जिसमें आपका अगला चैप्टर है, ये है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में समझ लेते हैं बेटा, सबसे पहले ही ह्यूमन रिप्रोडक्शन में होता क्या है। बेटा पता है कि ह्यूमन क्या है, वर्टिब्रेट है। वर्टिब्रेट में मैमेलियन क्लास में ये आते हैं। तो जो भी जितने भी मैमेलियंस हैं, कुछ मैमेलियंस को छोड़ दिया जाए तो वो क्या होते हैं बेटा, ये विविपैरस होते हैं। विविपैरस मतलब कि ये बच्चे देने वाले जीव होते हैं, बच्चे देने वाले जीव माने जाते हैं। ठीक है, तो ये जो भी, जैसे मैंने कहा कि कुछ मैमेलियंस को छोड़ दिया जाए तो जैसे वो प्रोटोथेरिया मेटाथेरिया में आते हैं, कुछ वो अंडे देते हैं, फिर उसके बाद वो एक अलग है, उसको हम क्लासिफिकेशन में डिस्कस करेंगे बेटा। अभी आप उस पर जाइए ही मत, आप इतना जानते रहिए कि जो ह्यूमन होते हैं ये विविपैरस एनिमल्स होते हैं, विविपैरस ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है ना। तो ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, आप उन सारे इवेंट्स को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर जो कि पहले पैराग्राफ में ही एनसीईआरटी ने यहाँ पर समझा दिया है कि उन सारे इवेंट्स को एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है बेटा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन होना चाहिए। गैमीट के फॉर्मेशन को बेटा हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है ना, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, मेल गैमेट्स स्पर्म कहलाता है, तो स्पर्म के फॉर्मेशन को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, वो कहलाता है बेटा oogenesis, क्योंकि ओवा का फॉर्मेशन होता है। तो समझ लो यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस हुआ। गैमेटोजेनेसिस होने के बाद जो गैमेट्स बन चुका है, यानी स्पर्म जो बन चुका है, स्पर्म का ट्रांसफर होना चाहिए बेटा। ठीक है ना, स्पर्म ट्रांसफर होता है कहां पर, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, यानी वो सीमेन के फॉर्म में होता है वो स्पर्म, इसलिए इसको हम इंसेमिनेशन कहते हैं। इंसेमिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ सीमेन इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। ठीक है, ये कहलाता है इंसेमिनेशन। यानी यहां पर क्या होगा, इंसेमिनेशन होगा। इंसेमिनेशन हुआ, अब क्या होगा, इंसेमिनेशन के बाद बेटा, यानी अगर वहां पर फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में सीमेन पहुंच चुका है, तो वहां से क्या होगा, स्पर्म पहुंचेगा कहां पर, ओवम के पास। जहां पर ओवम होता है, ओवम से ये फ्यूज होगा, फर्टिलाइज होगा। तो अगला स्टेप क्या कहलाएगा बेटा, फ्यूजन कहलाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर फ्यूजन हुआ। फ्यूजन होने के बाद क्या बनता है वो आपको पता है बेटा, क्या होगा, वो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट का फॉर्मेशन होने के बाद इसका क्लीवेज होता है, डेवलपमेंट होता है, ये बनाता है बेटा ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है ना, ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। ये क्या है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है बेटा। जो जाइगोट है ये एक स्टेज आता है, आगे इसको भी समझेंगे। आप सिर्फ इस इवेंट्स को समझ लीजिए जो पहले पैराग्राफ में समझाया है। हो सकता है कि ये एक फ्लो डायग्राम में पूछ सकता है, आपके आने वाले कुछ एग्जाम्स में यह आ सकते हैं। ठीक है ना, तो जो ब्लास्टोसिस्ट बना है, यही ब्लास्टोसिस्ट ही जो यूट्राइन की वाल, यूट्रस की वाल होती है, वो यूट्रस की वाल कौन कौन सी लेयर होती है, जैसे एंडोमेट्रियम, वो आगे हम देखेंगे। ये ब्लास्टोसिस्ट जो होता है, ये यूट्रस की वाल में समाहित हो जाता है, जिसको हम बेटा कहते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है ना, ये इम्प्लांटेशन हो गया इसका। ठीक है ना, तो इम्प्लांटेशन होने के बाद अब क्या होगा, वो आपको पता है कि ये डेवलपमेंट होगा। ठीक है, यानी अब एक कंप्लीट एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट अब यहां से शुरू हो चुका है। यहां पर क्या होगा बेटा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होने के बाद क्या होगा, जब वो एम्ब्रॉय कंप्लीटली डेवलप हो जाएगा, यानी रेडी फॉर डिलीवर, उसको कहते हैं बेटा हम पार्चुरेशन, यानी जन्म होना कहलाता है क्या, पार्चुरेशन। ठीक है बेटा, यहां तक ये इवेंट्स आपको क्लियर समझ में आ गए होंगे। तो यानी गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन होगा, गैमेटोजेनेसिस हुआ, इंसेमिनेशन हुआ, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म हुआ कहां पर, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, फिर फ्यूजन होगा, मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन जिसे कहते हैं, जाइगोट बना, तो जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, ब्लास्टोसिस्ट
ठीक है बेटा, यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट एक डेवलपिंग स्टेज होता है, यहाँ बना, फिर उसके बाद उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है यूट्रस में, उसके बाद उसका डेवलपमेंट होता है, फिर बच्चे का जन्म हो जाता है, पार्चुरेशन होता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पूरे इवेंट्स को हम पढ़ेंगे। लेकिन ये इवेंट्स कहाँ होता है, कैसे होता है, कंप्लीटली हमें इसको समझना होगा। यानी यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे गैमेटोजेनेसिस में। अब गैमेटोजेनेसिस को समझने से पहले क्या होता है बेटा कि ये गैमेट्स बन कहाँ पर रहे हैं, कहाँ बनेंगे, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बनेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बनेंगे। तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, अब आपको पता है कि जो मेल होते हैं ये जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन यूनिसेक्सुअल होते हैं, इसमें बेटा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। तो ये यूनिसेक्सुअल है, तो एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अलग पढ़ेंगे, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम अलग पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, ठीक है ना। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है बेटा, ये यहाँ पर हमने कुछ नोट किया है, उसको आप यहाँ पर समझ लीजिए, इसको नोट भी करते जाइएगा, ठीक है। अब देखते हैं पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या चीज है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन माना जाता है वो होता है बेटा क्या, वो टेस्टिस। टेस्टिस का डिटर्मिनेशन बेटा फर्टिलाइजेशन के दौरान ही हो जाता है। ये प्राइमरी, जैसे मैंने अभी आपको बताया बेटा कि ये जैसे जो डिटर्मिनेशन इसका फर्टिलाइजेशन के दौरान ही हो जाता है, फ्यूजन के दौरान ही हो जाता है। अगर मान लेते हैं स्पर्म में क्या होता है बेटा, स्पर्म दो प्रकार के होते हैं, एक्स और वाई होता है, और ओवम क्या होता है, सिर्फ एक प्रकार का होता है, एक्स होता है। अगर वो एक्स फ्यूज कर गया तो फीमेल बन जाएगा, अगर वाई फ्यूज कर गया तो मेल बन जाएगा, ठीक है ना। तो जब वाई फ्यूज करता है एक्स ओवम के साथ, तभी बनता है बेटा क्या, टेस्टिस का डिटर्मिनेशन उसी दौरान हो जाता है, ठीक है। तो ये टेस्टिस क्या होता है बेटा, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन माना जाता है। बाकी और सब क्या है बेटा, बाकी सब उसके सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन माने जाते हैं। कुछ और चीज है बेटा, जैसे मैंने कहा कि ये मेल और फीमेल में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलते हैं। जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन के मेल में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म और फीमेल में भी ये डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। तो ये मेल और फीमेल में जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलते हैं, ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही नहीं, कई सारी अलग चीजों में भी ये डायमॉर्फिज्म देखने को मिलते हैं। जैसे क्या होता है बेटा कि जो मेल्स होते हैं इनमें दाढ़ी मूंछ का आ जाना, मतलब हेयर होना, यहाँ पर मस्क्यूबीट्स और ये सब ये होना, और इनकी आवाज का भारीपन होना, और जो मेल के अंदर जो होता है ना बेटा, मेल के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड्स बनते हैं, लेकिन इनमें मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप नहीं होते हैं, यानी मिल्क सिक्रीटिंग नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। यानी इसमें टीट्स तो होते हैं, लेकिन इसमें स्तनों का विकास, आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि आप ब्रेस्ट का विकास नहीं होता है, ठीक है ना, मेमोरी ग्लैंड्स का विकास नहीं होता है। तो ये सब क्या है बेटा, ये सब नॉन सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कैरेक्टर है, जो कि फीमेल से ये मेल को सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, ठीक है। ये चीजें यहां पर आपको क्लियर हुई, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, सबसे पहले हम लोग टेस्टिस को समझने की कोशिश, ये पूरे के पूरे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को समझ लेते हैं, फिर एक एक करके हम लोग इसको डिटेल से स्टडी करते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बेटा कुल इसमें 4 चीजें शामिल होती हैं। जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो होता है टेस्टिस, और उसके बाद दूसरा है एक्सटर्नल जेनाइटलिया, जिसमें आता है बेटा पेनिस आता है, ठीक है ना, ये पेनिस। और तीसरे स्थान पर आता है बेटा क्या, वो एक्सेसरी डक्ट्स होता है, जिसमें ये सारे के सारे डक्ट्स के हमने नाम लिखे हैं, जिसमें क्या होता है बेटा, रीटी, टेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अगला होता है बेटा एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी ग्लैंड्स में क्या है, ये 3 ग्लैंड्स होती हैं। एक होता है सेमाइनल वेसाइकल, बल्बो यूरेथ्रल और प्रोस्टेट। देखो बेटा, ये चीजें जो है यहाँ पर एक्सेसरी ग्लैंड्स में सेमाइनल वेसाइकल्स और बल्बो यूरेथ्रल, ये होती हैं बेटा पेयर्ड ग्लैंड मानी जाती नहीं, मतलब होती हैं। और प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो होती हैं बेटा, ये अनपेयर्ड होती हैं, ठीक है, अनपेयर्ड होती हैं। यहां पर ये इतनी चीजें आपको क्लियर हुई, ठीक। अब आगे देखते हैं, इसमें भी कई सारी जो वेसल्स जो ये वेसल्स होती हैं, ये भी पेयर्ड होती हैं। इसको भी याद रखना बेटा, रीटी टेस्टिस 2 होंगे तो ये भी पेयर्ड होंगे, वासा एफ्रेंसिया भी पेयर्ड होंगी, एपिडिडाइमिस भी पेयर्ड होंगी, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट भी पेयर्ड होती है, सिर्फ यूरेथ्रा ही अनपेयर्ड होती है, ठीक है ना, यूरेथ्रा ही अनपेयर्ड होती है। इसको भी याद रखना बेटा, ठीक है। चलो
इतनी चीजें यहां पर आपको क्लियर हुई। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले बेटा हम, डोंट वरी, अभी इसको हम एक बार और डिटेल से समझेंगे। अभी यहां पर हमने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले क्या डिस्कस करते हैं, टेस्टिस को। ठीक है बेटा, टेस्टिस क्या चीज है। यहां पर जैसे एनसीईआरटी ने पहली ही लाइन लिखा हुआ है बेटा, टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन ए पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। अब जो टेस्टिस होता है बेटा, टेस्टिस एक मस्कुलर पाउच में पैक्ड होता है, जिसको क्या कहते हैं बेटा, जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं। ठीक है ना, जिसको स्क्रोटम कहते हैं। ये स्क्रोटम एक विशेष प्रकार की मसल्स की बनी होती है, जिसको हम डार्टॉस मसल्स कहते हैं। क्या, डार्टॉस मसल्स कहते हैं, डार्टॉस मसल्स कहते हैं। ठीक है ना, ये डार्टॉस मसल्स, ये मसल्स जो होती है बेटा, 2 लेयर की बनी होती है, जो एक विशेष प्रकार की कनेक्टिव टिश्यू होती है। ये मसल्स, यही मसल्स, यानी आप सीधा सीधा समझिए कि यही स्क्रोटम्स, ये स्क्रोटम्स जो टेस्टिस होता है, इस टेस्टिस को टेम्परेचर को रिड्यूस करने में मदद करती हैं। यानी लगभग यहां पर एनसीईआरटी ने जो मेंशन किया है कि आपकी बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी 2 to 2.5 सेंटीग्रेड तक ये स्क्रोटम सैक टेम्परेचर को रिड्यूस करके रखता है, घटा करके रखता है। सपोज करते हैं कि अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, तो इस स्क्रोटम का टेम्परेचर कितना होगा। आप कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा 35 या फिर 34.5, क्योंकि या तो 2 डिग्री कम होगा या फिर 2.5 डिग्री कम होगा। ठीक है, ये क्लियर हो बेटा। ये स्क्रोटम सैक में ये टेस्टिस कवर्ड होता है, जो कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर निकला हुआ होता है। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है बेटा, अब देखते हैं कि ये स्क्रोटम के अंदर जो टेस्टिस होता है, ये टेस्टिस कैसे होता है। ठीक है ना, अब आपको पता है कि ये जो टेस्टिस होता है, ये पेयर्ड होता है। इस टेस्टिस पे 2 कवरिंग होती है। यहां पर जैसे मैंने एक डायग्राम को यहां पर बना रखा है। ठीक है, आप यहां पर जो कुछ डायग्राम्स हैं उसको हम बनाएंगे, एक एक करके उसको देखेंगे बेटा। फिर भी आप इसको ऐसे ही समझ लीजिए बेटा, जैसे ये एनसीईआरटी मेरे पास हमेशा रखी रहती है कि हम यहां पर देख रहे हैं, ये टेस्टिस वाले ये पोर्शन को देख रहे हैं। तो जो यहां पर ये वाला डायग्राम है, इस डायग्राम को यहां पर ऐसे सेक्शन करके दिखाया है। इस वाले हिस्से पे यहां पर सब यूरेटर सेमाइनल वेसाइकल्स, ये सारी चीजें दिखाई दे रही है। लेकिन अभी हम इसके अंदर हैं बेटा, कहां पर हैं, टेस्टिस के अंदर है। जैसे ही हम इसके एक्सेसरी एक्सटर्नल जेनाइटलिया या फिर एक्सेसरी डक्ट्स पर पहुंचेंगे, तब हम इन सब चीजों को समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इस टेस्टिस के अंदर वाले हिस्से को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसको समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, चलो इसको देखते हैं हम। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ, ये है बेटा टेस्टिस। इसके ऊपर 2 कवरिंग होती है, जिसको कहते हैं बेटा, हमने स्क्रोटम सैक को हटाया। स्क्रोटम सैक के हटाने के बाद उसके टेस्टिस के अंदर के हिस्से को देखना है बेटा, समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके ऊपर बेटा 2 कवरिंग होती है, जिसको ट्यूनिका वेजाइनालिस कहते हैं। और जो इंटरनल कवरिंग होती है, जो एक विशेष प्रकार की एक कनेक्टिव टिश्यू होती है, आप कनेक्टिव मसल्स भी कह सकते हैं उसको, जिसे कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, यहां पर 2 कवरिंग को याद रखिएगा। अब इस टेस्टिस के अंदर हम इसके अंदर चलते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि जो टेस्टिस का शेप और साइज होता है, एनसीईआरटी ने साफ साफ दिया है बेटा। एडल्ट में टेस्टिस ओवल शेप का होता है। जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा आप भी लिख लीजिए कि जो टेस्टिस होता है बेटा, टेस्टिस कैसा होता है बेटा, ये होगा ओवल शेप्ड होगा। ठीक है ना, ओवल शेप्ड होगा, ओवल शेप्ड होता है। ये कैसा होता है बेटा, पेयर्ड होता है। ठीक है ना, पेयर्ड होता है। पैक्ड इन स्क्रोटम, ये भी लिख लीजिएगा, पैक्ड इन ए पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। स्क्रोटम किस प्रकार की मसल से बनी है, डार्टॉस मसल से बनी है। ठीक है, ओवल शेप का होता है। अब इसकी जो है बेटा लेंथ दिया है 4 से 5 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ कितना है, लेंथ है बेटा 4 से 5 सेंटीमीटर, इसको याद रखिएगा। इसका विड्थ है बेटा कितना, विड्थ बेटा 2 से 3 सेंटीमीटर दिया है बेटा। ठीक है, विड्थ कितना है, 2 से
3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको भी याद रखिएगा। यानी कि ये टेस्टिस के जो बेसिक फीचर्स हैं यहाँ पर थोड़ा सा एनसीईआरटी ने बताया, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं किया है। अब आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, बहुत ज्यादा डीप में बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं जाना है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, टेस्टिस के बारे में आपने इतना बताया, ठीक। अब टेस्टिस के अंदर चलते हैं, तो जो मैंने बताया कि ये दो कवरिंग होती है इसके अंदर। अब जो इसके ऊपर 2 कवरिंग होती है, टेस्टिस के अगर अंदर चलें बेटा, प्रत्येक टेस्टिस के अंदर, ठीक है, प्रत्येक टेस्टिस के अंदर कुछ बेटा एक कह सकते हैं कि एक सैक होता है, लोब्यूल्स जैसे यहां पर लिखा हुआ है। मैं इसको मिटाता हूं, फिर आपको बताता हूं। मैं यहां पर थोड़ा सा मिटाता हूं इसको, ये तो आपको नोट ही कर चुके होंगे, ठीक है। प्रत्येक टेस्टिस के अंदर, ठीक है, प्रत्येक टेस्टिस के अंदर बेटा क्या होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। जैसे मैंने यहां पर बनाया हुआ है 1 2 3 4, जैसे मैंने 4 ही सिर्फ दिखा पाए हैं। तो यहां पर प्रत्येक टेस्टिस के अंदर याद रखिएगा लगभग कितने, प्रत्येक टेस्टिस के अंदर, एक टेस्टिस के अंदर की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि यहां पर 2 हैं, तो यहां पर एक टेस्टिस के अंदर क्या होंगे, ईच टेस्टिस है, पूरा लिख लीजिए, ईच टेस्टिस हैव contains 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है ना, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। यानी कि टेस्टिकुलर कुछ कंपार्टमेंट्स, जिसे यहां पर है साफ साफ लिखा हुआ है कि कुछ कंपार्टमेंट्स होते हैं यहां पर। ये इन कंपार्टमेंट्स की संख्या कितनी होगी बेटा, 250 होती है। याद रखिएगा बेटा कि एक टेस्टिस के अंदर कितने कंपार्टमेंट्स हैं, कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, वो 250 हैं। वो कंपार्टमेंट्स जिसे हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। तो दो टेस्टिस के अंदर कितने होंगे बेटा, जस्ट 500, जस्ट डबल। अब देखिए इस कंपार्टमेंट के अंदर, कहने का मतलब कि इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर हाईली डेंस्ड, बात समझिएगा बेटा, हाईली डेंस्ड 1 से लेकर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है ना बेटा। ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स contains 1 to 3 हाईली डेंस्ड, हाईली क्वाइल्ड लिखिएगा बेटा, डेंस नहीं, हाईली क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स, हाईली क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है ना बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यानी कि जो यहां पर कंपार्टमेंट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, 4 मैंने दिखाया है, होता 250 है, 250 होते हैं इसमें। इस कंपार्टमेंट्स के अंदर, जिसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कह रहे हैं, इनके अंदर 1 से लेकर के 3 क्या होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो ये आंकड़ा आपसे पूछ सकता है कि एक टेस्टिकुलर लोब्यूल पूरे के पूरे टेस्टिस के अंदर कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो सकते हैं। तो आप बता सकते हो बेटा कितने हो सकते हैं, 500, जैसे 250 हैं तो 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, तो इसमें 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, तो कितना होगा, 250 से लेकर के कितना, 750 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स एक टेस्टिस के अंदर हो सकते हैं। माफ कीजिएगा, 250 से लेकर के 750 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक टेस्टिस के अंदर हो सकते हैं। ये करेक्ट है बेटा, ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। अब देखो बेटा, ये चीजें हमें आपको यहां पर क्लियर हो गई। थोड़ा सा इसको भी हम यहाँ पर जो हमने लेबल किया है इसको भी समझ लेते हैं। क्या है यहाँ पर, क्या है, ये मैंने क्या बताया बेटा, यहाँ पर जैसे ये अलग, जो एक कंपार्टमेंट्स को दूसरे कंपार्टमेंट्स को जो अलग करता है बेटा, उसको क्या कहते हैं बेटा, सेप्टम कहते हैं, ठीक है, ये सेप्टम इनको अलग करता है। अब यहाँ पर ये जो ये क्या है, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, ठीक है ना, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टीएल शॉर्ट में लिख दिया हमने। अब ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या होंगे बेटा, ये सब क्या है, सेमाइनल क्या है बेटा, ये यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है ना, ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक, क्लियर बेटा, एसटी लिख दिया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं बेटा, स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है, इतना जानते रहिए।
अब यहाँ पर एक बार स्पर्म बन जाता है तो स्पर्म सबसे पहले कहाँ पहुंचता है बेटा, यहाँ पर ये बीच में जो सबसे पहली डक्ट मानी जाती है क्या होता है बेटा, वो रीटी टेस्टिस होता है, ठीक है ना। रीटी टेस्टिस के पास यहाँ पर स्पर्म पहुंचता है। स्पर्म पहुंचने के बाद यहाँ पर जैसे ही आगे बढ़ता है सबसे पहली ट्यूब्यूल्स मिलती है यहाँ पर, जो अंदर मैंने यहाँ पर कई सारे ये नेट लाइक बनाया है, आप किताब में तो दिया नहीं है लेकिन फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि आप समझ जाएं। यहाँ पर रीटी टेस्टिस होता है। रीटी टेस्टिस से जैसे ही आगे बढ़ता है ये जो यहाँ पर नेटवर्क, कई सारे डक्ट्स के नेटवर्क आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को बेटा हम वासा इफ्रेंसिया कहते हैं, ठीक है ना, वासा इफ्रेंसिया कहते हैं। ये क्लियर हुआ। वासा इफ्रेंसिया से जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो ये क्या होता है, वासा इफ्रेंसिया के आगे बढ़ते हैं, ये कहलाता है बेटा एपिडिडाइमिस कहलाता है। एपिडिडाइमिस में ठीक है बेटा, जो स्पर्म बना हुआ है स्पर्म वासा इफ्रेंसिया से, ठीक है ना, वासा इफ्रेंसिया से होते हुए कहां पहुंचा, एपिडिडाइमिस में पहुंचा। एपिडिडाइमिस के अंदर पहुंचकर बेटा स्पर्म की मेच्योरिटी होती है, ठीक है। बात समझ लीजिएगा कि स्पर्म मेच्योर कहां पर होता है, एपिडिडाइमिस के अंदर होता है। एपिडिडाइमिस स्पर्म के अंदर मेच्योर होता है। मेच्योर होने के बाद उसकी मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। जैसे ही वो स्पर्म मेच्योर होगा, मेच्योर होने के बाद वो आगे बढ़ता है, ठीक है ना बेटा, डक्ट ऑफ एपिडिडाइमिस से। जैसे यहां से वो आगे बढ़ रहा है, डक्ट ऑफ एपिडिडाइमिस से आगे बढ़ा, जैसे ही वो आगे अगली डक्ट को टच करता है वो डक्ट कहलाती है बेटा वासा डिफरेंस कहलाती है, ठीक है, वासा डिफरेंस कहलाती है। वासा डिफरेंस से होते हुए वो आगे बढ़ती है जहां पर उसको ढेर सारी ग्लैंड्स का सिक्रीशन मिलता है। उसको हम बेटा आगे देखेंगे कि वो क्या क्या सिक्रेट करती हैं। सिर्फ अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पर टेस्टिकुलर लोब्यूल है 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जिसपे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। स्पर्म का फॉर्मेशन होने के बाद वो रीटी टेस्टिस में पहुंचे। रीटी टेस्टिस में पहुंचने के बाद वो कहां पहुंचते हैं बेटा, वासा इफ्रेंसिया में पहुंचते हैं। वासा इफ्रेंसिया के बाद एपिडिडाइमिस में पहुंचते हैं जहां स्पर्म मेच्योर होता है, उसकी मोर्टेलिटी मोटाइल हो जाता है। फिर उसके बाद वो वासा डिफरेंस से आगे बढ़ जाता है। एक सवाल और, अगर वो स्पर्म आगे नहीं बढ़ता है तो जो एपिडिडाइमिस होता है, एपिडिडाइमिस का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है बेटा, उसमें ढेर सारी माइक्रोविलाई पाई जाती हैं। ये माइक्रोविलाई को बेटा हम स्टीरियोसीलिया कहते हैं, याद रखिएगा, माइक्रोविलाई पाई जाती हैं। इन माइक्रोविलाई को स्टीरियोसीलिया कहते हैं। यदि वो स्पर्म आगे नहीं बढ़ता है तो ये इसी एपिडिडाइमिस के अंदर 1 माह तक ये सरवाइव करता है। 1 माह सरवाइव करने के बाद यानी 1 मंथ सरवाइव करने के बाद क्या होगा, यहीं पर वो एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है ना, यहीं पर वो एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब कौन करेगा, यही माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई का काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का ही होता है। इतना आपको पता चला, ठीक है, यानी यहां से इस वाले हिस्से पे आपको यहां पर इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए अब एक काम करते हैं बेटा कि हम थोड़ा सा सेमाइनल वेसाइकल के अंदर चलते हैं। माफ कीजिएगा, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर चलते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, कौन सी सेल्स जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हैं जो स्पर्म का फॉर्मेशन कर रही हैं, जो यहां से वो आगे बढ़ रहा है। बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इस हिस्से को हम मिटाते हैं तो हम उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के सेक्शन को बनाते हैं जो कि एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। एक बार बनाना है आपको समझाने के लिए, ठीक, तब तक नोट कर लीजिए आप। देखिए बेटा, यहाँ पर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हाईली क्वाइल्ड होते हैं, कहां पर मौजूद है, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर मौजूद है। इसको हमने एक सेक्शनल व्यू को यहाँ पर दिखाया है जो कि एनसीईआरटी ने भी फिगर नंबर 3.2 पर दिखाया गया है, डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होती क्या है इसको हम समझते हैं, क्योंकि इसी के अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस हो रही है इसी के अंदर हो रही है, यहीं पर बनता है, तभी जाकर के वो रिलीज किया जाता है कहां पर, रीटी टेस्टिस के अंदर, फिर वहां से वो आगे कैरी ऑन होता है। देखिए यहां पर इस सेमाइनल जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इसके अंदर 2 विशेष प्रकार की सेल्स अंदर की ओर आपको दिखाई देंगी। वो सबसे पहली सेल्स होती हैं बेटा, वो कहलाती हैं स्पर्मेटोगोनियम सेल्स, ठीक है।
ये स्पर्मेटोगोनियम सेल्स जो होती हैं, यहां पर जो एपिथेलियल लेयर होती है इसको स्पर्मेटोगोनियम जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि यही स्पर्मेटोगोनियम जो है बेटा क्या होती है, माइटोटिक डिवीजन करती है। हम उसको तो गैमेटोजेनेसिस में समझेंगे, लेकिन आप इसका नाम जानते रहो, इसका पोजीशन जानते रहो, कहां पर ये मौजूद होती हैं। तो ये स्पर्मेटोगोनियम सेल्स जो होती है बेटा माइटोटिक, माफ कीजिएगा, मियोसिस क्लियर बेटा, यहां पर मियोसिस डिवीजन करती हैं। यहां पर मियोसिस डिवीजन करने के बाद क्या बनाती हैं, स्पर्मेटोसाइट सेल्स बनाती हैं। ठीक, ये स्पर्मेटोसाइट सेल्स बनाती हैं कौन, स्पर्मेटोगोनियम सेल्स, क्या करके, मियोसिस करके। ठीक है, अब ये जो स्पर्मेटोसाइट सेल्स हैं, यही स्पर्मेटोसाइट सेल्स क्या बनाती है बेटा, स्पर्मेटोजोआ बनाती हैं। यहां पर आप नोट कर लीजिएगा, स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ बनाती हैं। यही स्पर्मेटोजोआ किससे जाकर के अटैच हो जाते हैं, एक यहां पर विशेष प्रकार की कुछ सेल्स होती हैं जिनको हमने यहां पर शो किया है, बेटा, ये सर्टोली सेल्स कहलाती हैं। सर्टोली सेल्स कुछ सिक्रीशन करती हैं, हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं, वो हम आगे देखेंगे वो कौन सा हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं, समझ में आ जाएगा आपको। ये सर्टोली सेल्स जो होती हैं, इन सर्टोली सेल्स क्या करती हैं, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं जो डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ होते हैं। ठीक है, यहीं पर समझ लीजिए बेटा इसको कि ये सर्टोली सेल्स के अंदर, सर्टोली सेल्स में एक रिसेप्टर्स होता है जिसे हम एबीपी कहते हैं। एबीपी का मतलब है, ये चैनल नहीं है, एबीपी का मतलब है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। यहां पर याद रखिएगा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स, ठीक है ना, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। और ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, इसको अब यहां पर थोड़ा सा फिर से एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि जो मैंने बताया कि स्पर्मेटोगोनियम क्या है, मियोसिस किया, स्पर्मेटोसाइट सेल्स बनाया, जो स्पर्मेटोजोआ बने, वे स्पर्मेटोजोआ जाकर के इस सर्टोली सेल से अटैच हो जाती हैं। ये सर्टोली सेल्स बेटा नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, किसको, जो डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ होते हैं। अब ये सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन कब प्रोवाइड करेंगी, इसमें सर्टोली सेल्स नरिशमेंट कब प्रोवाइड करेगी, जो मैं बता रहा हूं कि इसमें कंडीशंस है। क्या कंडीशन है बेटा, इसके बाहर देखिए, यहां पर क्या है बेटा, यहां पर ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है ना, यहां पर क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। और इसके अंदर जो सेल्स दिखाई दे रही हैं, इनको हम लेडिक सेल्स कहते हैं या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। यहां पर मैंने नोट किया हुआ है बेटा, ठीक है ना, यहां पर इनको हम लेडिक सेल्स कहते हैं या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। ये इंटरस्टिशियल सेल्स बेटा एक विशेष प्रकार का हार्मोन निकालती हैं जिसको हम टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है ना। ये टेस्टोस्टेरॉन एक एंड्रोजन हार्मोन होता है, याद रखिएगा, ये एक एंड्रोजन हार्मोन होता है। ये टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स जो होता है बेटा, ये हार्मोन्स ये कौन सीक्रेट करता है, ये लेडिक सेल्स सीक्रेट करती हैं। बेटा एक पूरा का पूरा एक कैस्केड मैकेनिज्म है। इसमें आप समझेंगे कि पिट्यूटरी से जो निकला बेटा LH और FSH जो निकलता है, जिसमें से ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन निकलता है, तो जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होता है वही आकर के इस लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करती है। तब यही जाकर के लेडिक सेल्स क्या निकालने लगता है, बदले में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालने लगता है। यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स एक्टिवेट कर देता है किसको, सर्टोली सेल्स को, सर्टोली सेल्स पे। तो यही टेस्टोस्टेरोन क्या है, एंड्रोजन है। एंड्रोजन आकर के किस पे बाइंड कर गया, किस पे, सर्टोली सेल्स पे बाइंड कर गया। जैसे ये सर्टोली सेल्स पे बाइंड करेगा बेटा, ठीक है, जैसे ये सर्टोली सेल पे बाइंड करेगा, ये सर्टोली सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगी और डेवलपिंग स्पर्म को क्या प्रोवाइड करने लगेंगी बेटा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने लगेंगी और यहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन होने लगेगा। यहीं पर एक चीज और जानते रहो बेटा कि जो सर्टोली सेल्स होती हैं, ये एक हार्मोन और सीक्रेट करती हैं बेटा, क्या नाम है इनका, इनबिन हार्मोन, ठीक है ना, इनबिन हार्मोन सीक्रेट करती हैं, यानी कि स्पर्म को बनने में, रेगुलेट करने में ये हेल्प करती हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस को ये रोकने का काम करती हैं कौन, ये, यानी यहां पर कौन, ये सर्टोली सेल्स इनबिन हार्मोन निकाल करके। अब यहां पर एक चीज और जैसे पता होना चाहिए आपको, इससे मैंने कहा कि स्पर्म को बनने से रोक देती हैं, ऐसा नहीं है बेटा। जब एक प्रॉपर अमाउंट में स्पर्म बन जाता है तब इस प्रोसेस को रोक दिया जाता है, जिससे कि
क्या हो, ये इनबिन हार्मोन जाकर के वापस पिट्यूटरी को रोक देती है कि एलएच का फॉर्मेशन ना करे। ठीक है, ये एक पूरा कैस्केड मैकेनिज्म होता है, उसको हम लास्ट में हम फ्लो चार्ट में एक समझ लेंगे। होप ये आपको इतना हिस्सा आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं बेटा हम किस पर, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पर। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, एक एक पॉइंट को नोट करते जाइएगा बेटा और डिटेल्स के साथ। ठीक बेटा वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है, इस वजह से हम इस वीडियो को यहीं पर, इस लेक्चर पूरे को हमें यहीं पर रोकना होगा। इसको हम दो टुकड़े में कर देते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। जो बची हुई दो चीजें हैं जिसमें आपका ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है और जो एक्सेसरी डक्ट्स हैं और ग्लैंड्स हैं, इनको बेटा हम अगले वीडियो में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तब तक हम इसको यहीं पर इसको रोकते हैं। ठीक है बेटा, हम अगला वीडियो इसके आगे शुरू करेंगे। तब तक जितनी भी चीजें यहाँ पर हमने बताया है आप इसको नोट कर लीजिए। एक चीज और बेटा, कई सारी चीजों को हम यहाँ पर नोट नहीं करते, वो यहाँ पर हम बोलते रहते हैं जैसे होता है ना कि जो लेक्चर चल रहा है तो लेक्चर के रूप में ही आपके पास पहुंचती रहती हैं। तो इन सब चीजों को भी आप नोट जरूर करते रहिएगा। ठीक है, तब तक आप इसको नोट कीजिए, हम अगले वीडियो की शुरुआत करते हैं।